हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और इस वीडियो में हम देखेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़। हमारी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा ₹365 पर ईयर का। आप फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई प्लेटफॉर्म द्वारा दिए गए नंबर 7317240017 इस पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की पेमेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूट HRA हाउस रेंट अलाउंस इफ सैलरी इज ₹50,000, HRA received is 10,000 and rent paid is 8,000। यहाँ आपको HRA कैलकुलेट करना है और आपको सैलरी दी गई है, एक्चुअल HRA रिसीव दिया हुआ है और रेंट पेड दिया हुआ है। सबसे पहले हम जान लेते हैं अलाउंसेस क्या होते हैं। तो अलाउंसेस क्या होते हैं? एक फिक्स्ड कैश पेमेंट होता है जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है अपने एम्प्लॉय को किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, सैलरी के अतिरिक्त यानी सैलरी के अलावा कुछ अलाउंसेस, कुछ कैश पेमेंट दिया जाता है एक एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए। मंथली बेसिस पर ये दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हम जिस अलाउंस की बात कर रहे हैं वो है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या है? तो मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं दूसरे शहर में। अब वहाँ पे आपने एक घर लिया किराए पे। अब आपका एम्प्लॉयर क्या करेगा कि आपने जो घर किराए पे लिया उसने कहा भाई आप रेंट का पेमेंट कर दो, इसके बाद जो भी पेमेंट आपने किया है वो मैं आपको रीइंबर्स कर दूंगा, यानी कि जितना पेमेंट आपने किया है उतना आपको कंपनी के द्वारा, आपके एम्प्लॉयर के द्वारा रिटर्न कर दिया जाएगा। तो हाउस रेंट अलाउंस क्या है कि जो रेंट एक्सपेंडिचर है इसको पूरा करने के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश में पेमेंट देता है। अब हाउस रेंट अलाउंस निकालने के लिए यहाँ पे 3 चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। सबसे पहला है एक्चुअल HRA रिसीव्ड फॉर रेलेवेंट पीरियड, यानी कि जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जिस समय की हम बात कर रहे हैं उसमें एक्चुअल HRA कितना है। दूसरा रेंट पेड, एक्चुअल रेंट जो पे किया गया है माइनस 10% ऑफ सैलरी। थर्ड देखना होता है यहाँ पे 40% और 50% ऑफ सैलरी। इन तीनों में से जो लीस्ट होगा, जो सबसे कम होगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, यानी कि जो भी HRA का पेमेंट किया जा रहा है यहाँ पे कुछ पोर्शन उसका एग्जेम्प्ट होता है। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दी हुई हैं, 40% और 50% ऑफ सैलरी। तो 50% ऑफ सैलरी हम निकालते हैं अगर मेट्रो सिटीज़ हों, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई, इनमें से अगर कोई सिटी के बारे में आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में जब आप सॉल्व कर रहे हो तो उस समय 50% ऑफ सैलरी निकालते हैं। और नॉन मेट्रो सिटीज़ में, नॉन मेट्रो सिटीज़ के केस में 40% ऑफ सैलरी यहाँ पर निकाला जाता है। अब यहाँ बात आती है सैलरी की। यहाँ हम कह रहे हैं सैलरी, तो सैलरी में कई चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ जब हम HRA कैलकुलेट करते हैं तो सैलरी में बेसिक सैलरी को इंक्लूड करेंगे प्लस डियरनेस अलाउंस या डियरनेस पे को। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी इनको अगर लिया जा रहा है इस डियरनेस अलाउंस को तो ये भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, अगर कमीशन है सेल्स पर, किसी पर्टिकुलर परसेंटेज पर ये कमीशन निकाला जाता है, तो अगर कोई कमीशन है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। तो सैलरी जो यहाँ पे हम कह रहे हैं इसमें बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस कमीशन यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्चुअल HRA रिसीव्ड जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है 10,000, ये एक्चुअल HRA रिसीव्ड है। रेंट पेड दिया हुआ है आपको 8,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ 50,000 आपको सैलरी दी हुई है, इसका हम 10% निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 5,000। तो ये हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा 8,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 3,000। और 40% और 50% ऑफ सैलरी यहाँ पर आपको निकालना है। तो चूंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम यहाँ पे 40% ऑफ सैलरी निकालेंगे। सैलरी आपकी 50,000, इसका हम 40% निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20,000, 40% ऑफ सैलरी। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट आपको सैलरी का अमाउंट दिया है वो भी ईयरली बेसिस पर दिया हुआ है, वहाँ पे कुछ नहीं कहा गया है। अगर मंथली बेसिस पे दिया होता, पर मंथ होता, तो हम इंटू 12 करके इसको पूरा 1 साल का निकालेंगे पहले सैलरी, और बाकी चीज़ें उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। और डायरेक्ट सैलरी दिया है, इसके अलावा और कोई चीज़ें नहीं दी, तो इसका मतलब सारी जो चीज़ें हैं DA कमीशन अगर कुछ है तो वो सब इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअल HRA रिसीव्ड ₹10,000 है, 3,000 हमारा आया है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और 40% ऑफ सैलरी आया है 20,000। तो इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वही एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ सबसे कम है ₹3,000, तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट हो जाएगा आपका
₹3000, यानी जो भी एक्चुअल HRA रिसीव हो रहा है एक एम्प्लॉय के द्वारा, एक्चुअल HRA के अमाउंट में से हम माइनस कर देंगे जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा, तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड आपका 10,000 है, माइनस 3,000 हम कर देंगे जो कि एग्जेम्प्ट हो रहा है, तो 7,000 ये टैक्सेबल इनकम होगी। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा ₹3,000। यहाँ पे आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे, अगर एग्जेम्प्टेड अमाउंट पूछा है तो यहाँ पे 3,000 होगा। अगर आपसे पूछता है कि टैक्सेबल HRA कितना होगा, तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट टोटल HRA में से हम निकालेंगे, तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालने के बाद हमारा टैक्सेबल HRA बच रहा है 7,000। तो ये डिपेंड करते हैं कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर जो एम्प्लॉय है ये अगर अपने खुद के घर में रहता है, मान लीजिए जिस भी जगह ये काम कर रहा है वहाँ पे इसका खुद का घर है, या फिर ऐसे किसी घर में रहता है जहाँ इसको रेंट का पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, तो जो टोटल HRA होती है जो उसे मिलेगी वो टैक्सेबल होती है, यहाँ उसे कोई एग्जेम्पशन तब नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। इनकम टैक्स एक्ट कब से एग्जिस्टेंस में आया? तो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 और ये आया है एग्जिस्टेंस में 1 अप्रैल 1962 से। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इनकम टैक्स एक्ट कब बनाया गया था या कब पास हुआ था, तो ये पास हुआ था 1961 में, लेकिन ये एग्जिस्टेंस में आया था 1 अप्रैल 1962 से। जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये आपका होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिससे रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका ईयर है आपका 1872 है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो कि है 1930, पार्टनरशिप एक्ट है 1932, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है आपका 1881 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है आपका 2019, जो कि अभी रिसेंटली एग्जिस्टेंस में आया है, जिसको भी रिसेंटली लागू किया गया है 20 जुलाई 2020 को। तो ये कुछ एक्ट्स हैं, कब कब बनाए गए हैं इसे आपको याद रखना है। मैच द कॉलम करके अक्सर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे अब हम फाइनेंशियल ईयर की जब बात कर रहे हैं तो RBI की बात करें तो RBI का फाइनेंशियल ईयर जो इनकम टैक्स का फाइनेंशियल ईयर होता है इससे अलग होता है। पहले RBI का जो फाइनेंशियल ईयर होता था वो होता था जुलाई से लेकर जून तक, यानी 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। इस बार ईयर 2020 में जो इस समय फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-2021, यहाँ से चेंजेस किए जा रहे हैं RBI के द्वारा। तो इस साल 2020-2021 में जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च 2021 तक। गवर्नमेंट का जितना भी काम है, जिस अनुसार गवर्नमेंट जिस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कार्य करती है उसी अनुसार RBI ने भी अपने फाइनेंशियल ईयर को अब चेंज कर दिया है। तो 2020 और 2021 जो करेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके लिए 1 जुलाई स्टार्ट हो चुका है। तो 1 जुलाई से 31 मार्च 2021 तक ये फाइनेंशियल ईयर चलेगा और उसका नेक्स्ट 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो ये RBI के फाइनेंशियल ईयर में इस बार से चेंजेस आए हैं। तो क्वेश्चन था हमारा कि इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 1962। एक्ट है 1961 और एग्जिस्टेंस में आया था 1 अप्रैल 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, SSC, प्रीवियस ईयर, पर्सन और असेसमेंट ईयर, और यहाँ पे आपको सेक्शंस दिए हुए हैं इसके। आपको बताना है कि किसका कौन सा सेक्शन है। तो सबसे पहला है SSC। SSC का मतलब होता है द पर्सन हु इज़ लायबल टू पे टैक्स, यानी वो व्यक्ति जो कि टैक्स का पेमेंट करता है उसको हम SSC कहते हैं। जो भी इनकम एक पर्सन ने अर्न की है उस पर वो जो टैक्स का पेमेंट करेगा उसको हम उस पर्सन को हम SSC कहते हैं। तो SSC का सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। दूसरा है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें इनकम अर्न की जाती है। एक व्यक्ति इनकम अर्न करता है प्रीवियस ईयर में, तो इसका सेक्शन है 2 सबसेक्शन 34। इसी से रिलेटेड असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें टैक्स का पेमेंट किया जाता है, यानी कि जो इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न की गई वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, मान लीजिए कि 2019-2020 ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर है जिसमें एक व्यक्ति ने इनकम अर्न की। अब ये जो टैक्स का पेमेंट करेगा ये करेगा 2020-21 में।
जो प्रीवियस ईयर है उसका ये 2019 से 20 यानी कि 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 ये प्रीवियस ईयर था। अब इसकी जो इनकम है, जो इसने इनकम अर्न की, मान लीजिए मिस्टर ए हैं, इन्होंने 2019-20 में प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न की ये टैक्सेबल होगी 2020-21 में। तो प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिसमें इनकम अर्न की जाती है और असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिसमें इनकम टैक्सेबल होती है, और इसका सेक्शन है 2 सबसेक्शन 9। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पर्सन। तो पर्सन आर्टिफिशियल या नेचुरल पर्सन दोनों हो सकता है। पर्सन में इंडिविजुअल होता है, HUF होता है, इसके अलावा कंपनी या कोई फर्म है वो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई लोकल अथॉरिटी या फिर कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो वो भी यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन में आता है। आर्टिफिशियल पर्सन में आप देख सकते हैं, मान लीजिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको भी टैक्सेशन का पेमेंट करना होता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आप एग्जांपल लिख सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। तो ये सारे जो हैं वो पर्सन के अंतर्गत पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किए जाते हैं, और पर्सन की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। SSC सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, प्रीवियस ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 34, पर्सन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 और असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CBDT स्टैंड्स फॉर। CBDT स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब CBDT क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो CBDT एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंतर्गत बनाई गई है, यानी इसके अंतर्गत ये फंक्शनिंग करती है। जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं इनको ये सुपरवाइज करती है। सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना और इससे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या प्लानिंग्स हैं ये काम करता है CBDT। तो डायरेक्ट टैक्स लिवाई करना यानी डायरेक्ट टैक्स लगाना और इसका कलेक्शन से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं ये CBDT देखती है। इसके अलावा पूरा जो IT डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसका सुपरविज़न करती है। और जो टैक्स रेट्स हैं ये भी CBDT के द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं कि टैक्स रेट्स क्या होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं जैसे कि RBI है। RBI एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स होती हैं उनको सुपरवाइज करती है, कंट्रोल करती है और रिलेटेड मैटर्स को देखती है। उसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जितने भी मैटर्स होते हैं CBDT के अंतर्गत आता है। CBDT के प्रेजेंट चेयरमैन है प्रमोद चंद्र मोदी। तो CBDT है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनकम टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड इन। इनकम टैक्स रेट्स कहाँ फिक्स किए जाते हैं? 4 ऑप्शन है आपके, इनकम टैक्स एक्ट, फिनेंस रूल्स, बिजनेस इंटरप्राइजेस या फिनेंस एक्ट। इनकम टैक्स रेट्स फिक्स किए जाते हैं फिनेंस एक्ट में। इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो फिनेंस एक्ट इंडिया का एक इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो फिनेंस एक्ट के द्वारा बताए जाते हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई है, जो भी डिसीजंस लिए हैं टैक्सेस से रिलेटेड, वो आपको फिनेंस एक्ट के द्वारा बताए जाते हैं। फिनेंस बिल प्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हर साल फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो ये जो फिनेंस बिल है ये यूनियन बजट यानी कि जब बजट पेश किया जाता है तो उसका ये पार्ट होता है, और टैक्स से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं वो फिनेंस एक्ट में दिए गए होते हैं। तो फिनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा। प्रेजेंटली फिनेंस मिनिस्टर है हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण। थैंक यू।